हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के किस अंग में मास्टर ग्रंथि स्थित होती है। तो मेरे भाई याद रखना, मास्टर ग्रंथि भी मानव शरीर के मस्तिष्क अंग में स्थित होती है। और जो ये पीयूष ग्रंथि है, इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा है 0.03%। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो मेरे भाई याद रखना, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, और मेरे भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। और मेरे भाई, ये नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई, इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और सभी
क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, जो भी अभ्यर्थी इस मास्टर पीडीएफ सेट को कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेगा वो पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी है नियोन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए लाल रंग की, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग की, ऑप्शन सी है पीले रंग की और ऑप्शन डी है हरे रंग की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है मेंडुला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुर्दे या फिर हम बोल सकते हैं कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए मंदक के रूप में, ऑप्शन बी है शीतलक के रूप में, ऑप्शन सी है परिरक्षक के रूप में और ऑप्शन डी है नियंत्रक के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हृदय को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है प्लिया को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है प्लिया को। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस का, और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए कॉपर छड़े, ऑप्शन बी है जिंक छड़े, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट छड़े, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है ग्रेफाइट छड़े। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटते हैं तो उससे मलेरिया रोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए आयोडीन तत्व की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है आयरन तत्व की कमी के कारण है, और ऑप्शन डी है पोटेशियम तत्व की कमी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आयरन तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है
टांग में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न आप सभी के सामने, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए है कार्बन की, ऑप्शन बी है मैग्नीज की, ऑप्शन सी है क्रोमियम की और ऑप्शन डी है सिलिकॉन की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न आप सभी के सामने, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न आप सभी के सामने, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना भाग पर बनता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, नेत्रदान में नेत्र के कोर्निया भाग का दान किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मेरे भाई लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जन्म के बाद मनुष्य के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।